नमस्कार, मैं राजेश पटेल। सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं चंदौली जिले में हूँ। चंदौली जिले का ये चकिया विधानसभा क्षेत्र का ये जहाँ मैं बैठा हूँ, एक गांव है मझगामा। ये सोनभद्र रावणसगंज जो सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है, ये विधानसभा चंदौली जिले की होने के बावजूद रावणसगंज संसदीय क्षेत्र में आती है। यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री नवल किशोर सिंह जी, धीरज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, इंद्रजीत बाबू हैं, धनंजय जी और संजय जी और पारसपाल जी। वैसे तो यहाँ पर अभी रावणसगंज संसदीय सीट से किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, पहले वो करें तो मैं उसी हिसाब से फिर अपना प्रत्याशी घोषित करूं। लेकिन क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी और जगह हो या न हो, लेकिन चंदौली जिले की चकिया विधानसभा क्षेत्र में इतनी जागरूकता है राजनीति को लेके कि यहाँ पर बिना प्रत्याशी के ही जीत हार की चर्चा होने लगी है। पार्टी को लेके कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, पहले के सांसद का कैसा कार्यकाल रहेगा, आने वाला सांसद कैसा हो, पिछले के अनुभवों को देखते हुए भविष्य की योजनाओं पर लोग चर्चा करने लगे हैं, राजनीतिक योजनाओं पर। मैं बात करूंगा बाबू नवल किशोर सिंह जी। नवल जी, आप राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। अभी तक आपके यहाँ कितने सांसद हुए हैं, जितने याद हो आपको, उनमें कौन सबसे बेहतर रहा और क्यों? इसमें वैसे तो हमारे जानकारी में कैलाशनाथ यादव थे, जो डीएवी इंटर कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वो जनता दल के सांसद थे यहाँ से। उसके पहले जो है बहू जी भी थी, त्रिपाठी जी के परिवार की, चंद्रा त्रिपाठी जी। फिर 77 में तो यहाँ से निहारा सिंह थे, शायद नरसिंह यादव थे, और 80 में निहारा सिंह थे। लेकिन उसके पहले का सिर्फ हम लोग सरकारें जो है 77 की सरकार तो तानाशाह सरकार के विपक्ष में बनी थी, और उस लड़ाई में बनी थी, और उसमें जो है एक जनता पार्टी की हवा थी। तो उसमें नरसिंह यादव जी सांसद चुने गए थे, यहाँ से कानून मंत्री थे। उसके बाद जो है जगजीवन राम की पार्टी से निहारा सिंह, जो वो मौर्य समाज से थे, वो चुनाव जीते थे। और उसके बाद कैलाशनाथ चंद्रा त्रिपाठी जी थी, फिर कैलाशनाथ यादव जी थे। लेकिन उसमें हमको जहाँ तक लगा कि जनता दल के समय कैलाशनाथ यादव जी जो चुने गए थे, वो सबसे बेहतर सांसद के रूप में थे। पढ़े लिखे थे और जनता के बीच में जो है वो जनता के दर्द को जानते थे, और जनता के बीच के ही आदमी को अपनी जानकारी के लिए, जनता के काम के लिए पूछते थे और कार्यकर्ताओं को डेवलप करते थे। इसके बाद तो अब एक कैलाशनाथ यादव दूसरे हुए, वो भी अच्छे रहे। वो मतलब दोनों कैलाश विधानसभा को या इस लोकसभा को सूट किए। लेकिन नहीं, पहले के कैलाश जो थे वो चंदौली लोकसभा जब आपके रावणसगंज का नहीं हिस्सा हुआ करता था तब थे, और ये कैलाशनाथ यादव जो है जब रावणसगंज का हिस्सा हो गया तब नहीं, उसी में हुए। अब रावणसगंज का जब हिस्सा हो गया तब ये पकौड़ी टोल और ये छोटे लाल खरवार हुए दो लोग। साथियों, आपको मैं बता दूं कि बाहर का टेम्परेचर 42 के ऊपर है, और जहां मैं बैठा हूं ये मिर्जापुर और चंदौली जिले की सीमा है। ये जो आप मंठा देख रहे हैं ना, छाछ को कहते हैं। कृष्ण जी एक कुल्हड़ छाछ पर दिन भर गोपियां उनको नचाती थी। छछिया भर छाछ कैसे तो है एक दोहा। तो ये मंठा का जो ये ट्रे रखा है, एक तरफ इधर मिर्जापुर जिला है और एक तरफ चंदौली जिला। समझ लीजिए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है। और
यहाँ की राजनीति मिर्जापुर को कैसे प्रभावित करती है और मिर्जापुर की राजनीति चंदौली को कैसे कैसे प्रभावित करती है कि यहाँ जब कबड्डी की 2 टीमें खेलती हैं तो जिला की टीम लोग होता है कि नहीं मिर्जापुर की टीम है, इधर चंदौली जिले की टीम है, वो अपने जिले के सीमा में खड़ी है या अपने जिले में सीमा में खड़ी है, बीच में जो रेखा है वो बीच वाली रेखा है। तो आज मंठा पर मंथन करने के लिए राजनीति हम लोग ऐसे जगह पर ही बैठे हैं, मझगावा गांव में। धीरज जी, आपसे मैं पहले मंठा लीजिए, आप मंठा लीजिए पहले, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो। यहाँ के जो सांसद हैं इस समय के मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल को, वो 2-3 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं विभिन्न पार्टियों से। ये जो कार्यकाल है, इसके पहले का पता नहीं आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो बीता हुआ 5 साल का कार्यकाल है, ये कैसा रहा चकिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर? इनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। ये काम मतलब कुछ भी नहीं किए हैं, ना जनता के बीच में कभी गए हैं। सांसद चुना जाता है दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में जाके हमारा काम करेगा। तो आप लोग भी कभी गए मिलने, उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई? ये सांसद भवन में भी अपना बात कभी नहीं रख पाए अच्छे तरीके से कि जो विकास कार्य चकिया या राजगंज क्षेत्र में काम हो। यहाँ पर क्या जरूरत है, किस तरह के विकास कार्य की जरूरत है? यहाँ पे हम लोगों का बंधा है राजधानी देवदरी, चंद्रप्रभा बांध है। बांध पे भी कुछ काम नहीं हुआ। ये 2-3 साल से रिसाव चल रहा है, इसके लिए चर्चा होती रहती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ आज तक। राजनाथ जी, आप सामाजिक सेवाओं में लगे रहते हैं, आपके पास तमाम तरह के लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर भी आते हैं और आप अधिकारियों के यहाँ जाके समस्याओं का समाधान भी कराते हैं। चंदौली तक जाते हैं, चकिया जाते हैं, डीएम से मिलते हैं, एडीएम से मिलते हैं। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं आपके पास? यहाँ ज़्यादातर समस्या तो सिंचाई की है जी, क्योंकि ये चंदौली जनपद जो है धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो है नहर हुई या सड़क हुई, अधिकतर जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी के ही ज़माने से बनी हुई है। उसके बाद आज नहर में केवल झाड़ी उड़ी साफ कर करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, कभी नहर और की मरम्मत नहीं की जाती है। तो विशेष तौर से यहाँ की समस्या सिंचाई की है। चंद्रप्रभा बांध में काफ़ी दिनों से रिसाव चल रहा है। विधायक क्षेत्र के जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचा कर चले आते हैं। आज तक उस बंधे का रिसाव बंद नहीं किया गया। यहाँ के किसान यूनियन के नेता प्रदर्शन धरना भी करते हैं, उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक जो है इस समस्या का निदान नहीं किया गया। तो विशेष तौर से यहाँ जो है सिंचाई की समस्या है, क्योंकि किसान यहाँ के जो है पानी के अभाव में रोपाई इस साल नहीं हो पाई, दर की ठोकर खा रहे हैं। तो मूल यहाँ की समस्या सिंचाई है। इस क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इंद्रजीत जी, खेती किसानी के काम में क्या समस्या है और जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं अपने सांसद से, अपने विधायक से? सबसे बड़ी समस्या सिंचाई पे है जी। सबसे नहरों का इतना दुर्व्यवस्था, माने के अनुसार कभी नहर का खुदाई नहीं होता है, तो झाड़ झंखाड़ काट पीट कर पेमेंट कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता। ये नहीं समस्या। और जो प्रतिनिधि है हमारे वो कभी आते नहीं जी। 5 साल में कितनी बार आए सांसद जी? एक बार भी नहीं आए, दर्शन नहीं दिए गाँव किसी के गांव में कहीं भी चकिया विधानसभा क्षेत्र नहीं, आसपास के गाँव में कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप, मैं भूल जा रहा हूँ, आपका क्या नाम था? संजय सिंह। संजय सिंह, पहली बार मुलाकात हुई है ना? संजय सिंह जी, आपको लगता है कि अगर उनको फिर से टिकट मिल जाएगा तो दोहरा पाएंगे? और जगह की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग तो घाट नीचे के हैं, नौगढ़ के नीचे के हैं, तो चकिया विधानसभा से क्या वो लीड कर पाएंगे फिर से? वो इस बार नहीं कर पाएंगे। इसका क्या कारण है? अभी उनको कोई देखा ही नहीं, क्षेत्र में ही आते ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है किसी का। पारस जी, आपको क्या लगता है इस बार
किस पार्टी का सांसद होना चाहिए? सांसद तो कोई बड़ी समस्या अलग बा। हम्म, चुनाव जनता के ऊपर बा। 4 विधानसभा सोनभद्र का बा हाँ और उस सोनभद्र के रहे वाला बाना लोग। हाँ। अब देखें का निर्णय निकला, लेकिन नीचे से तो उनका जीते का कोई चांसेस नहीं बा। चकिया से न कोनो चांस नहीं बा। नौगढ़ के ऊपर भाई उनका चांसेस कुछ बन सकला, लेकिन नीचे नहीं बन। जी नवल जी, आप पराग डेयरी के चेयरमैन भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के जमाने से आप राजनीति कर रहे हैं। यदुनाथ सिंह जी के शागिर्द रहे हैं। आपको लगता है क्या कि संघर्ष की राजनीति अब खत्म हो गई है और सारे नेता सुविधा भोगी हो गए हैं, ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, आज संघर्ष के लिए कोई तैयार नहीं है। राजनीति को लोग व्यवसाय मान लिए, सुविधाओं को पाने के लिए राजनीति की जाती है। पहले जमाने में जब कार्यकर्ता घर से निकलता था तो अपना खाना दाना लेके चलता था। आज के जमाने में कार्यकर्ता पहले घर पे खाना दाना लेके भाड़ा किराया लेके तब जाता है रैली में। अब आज की तारीख में देख लीजिए, बड़ी से बड़ी पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, विपक्ष बिल्कुल धराशायी है। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, सत्ता पक्ष चाहे जितना तानाशाह हो, चाहे जितना बेईमान हो, लेकिन विपक्ष को ईमानदार और संघर्षशील होना चाहिए। अगर विपक्ष पवित्र है तो राजनीति हमेशा पवित्र रहेगी। आप देखें, सन 77 के पहले कांग्रेस सरकार थी, तानाशाह सरकार हो गई, लेकिन विपक्ष उस समय पवित्र था, लड़ने के लिए तैयार था, किसी का डर भय उन्हें नहीं था, न ईडी का डर भय था, न उनको सीबीआई का डर भय था। जनता सड़क पर आ गई अपने नेता को बचाने के लिए। नेता को आज लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है संविधान खतरे में है, संविधान बचाइए। बात यह है कि कौन बचाएगा जब विपक्ष खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर डर समा गया है, भय समा गया है। तो विपक्ष की भूमिका भी सत्ता पक्ष की भूमिका से कहीं भी बहुत वो नहीं है, मजबूत नहीं है। और हमारे समझ से जहाँ तक लगता है कि विपक्ष की भूमिका अगर मजबूत रहेगी तो सत्ता पर नियंत्रित रहेगा और सत्ता हमेशा अच्छा काम करेगी। लेकिन विपक्ष की भूमिका गलत है तो बिल्कुल वो सरकार तानाशाह होने में विपक्ष का भी हाथ रहता है। तब की राजनीति और अब की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन जो ये देखने में आया है मेरी समझ से कि अब जनता आगे नहीं आ रही। उस समय जनता ने भी मजबूर कर दिया था विपक्ष को एकजुट होने के लिए, गांव-गांव में विरोध होने लगा था आपातकाल का। आज जनता भी तो सड़क पर नहीं उतर रही, खाली नेताओं क्यों दोषी दे रहे हैं? नहीं, नेताओं पे भरोसा नहीं है। नेता संसाधन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, संघर्ष का कम। संघर्ष करना नहीं चाहते। वो इतना ज्यादा पैसा कुछ लोगों के हाथ में हो गया है कि वो अब राजनीति को नियंत्रित करने लगे हैं। ये लक्षण बड़ा अजीब है। जब कभी जगन्नाथ सिंह हमारे नेताजी रहे थे और उनके साथ में चलता था तो कभी हम लोगों को पैसे की किल्लत होती थी और बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं किल्लत होती थी, 1000, 2000, 4000 रुपये, 10,000 रुपये बहुत मायने रखता था। तो उस समय वो कहते थे कि नवल जी, अगर हम लोगों के पास इतना सारा पैसा होता तो शायद किसी ठेकेदार से, किसी जमींदार से, किसी ऐसे आदमी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। देखो भाई, आज 5000 रुपया मैंने फला ठेकेदार से लिया और इसकी वजह से हमको लगता है कि आने वाले समय में राजनीति में ठेकेदार ही रहेंगे। आज देखिए क्या स्थिति है। हर जिले का, हर एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख के पास भट्ठा होना अनिवार्य है, क्योंकि वो अपना भट्ठा ईटा सप्लाई का हर जगह पूरा, मतलब ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ आपके सामने, लेकिन हर आदमी अपने व्यवसाय को राजनीति से ही व्यवसायीकरण कर लिया है राजनीति को। अब हर आदमी को ये लग रहा है कि पैसा देने आएंगे नेताजी, हमें पैसा देंगे तो हम वोट करेंगे, हमें गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे। कार्यकर्ता तो मैंने ऐसा देखा कि उनके पास बोलेरो गाड़ी गई, वो लौटा दिए, कहे मैं ऐसे ही चाहिए तब हम जाएंगे रैली में। तो इस तरीके का हो गया है। अब जनता अपने नेता को भरोसा नहीं करती। वो एमपी कहते, नेता कहाँ कोई रह गया है। नेता तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेता जगन्नाथ सिंह का संबोधन होता था, ऐसे नेता लोग थे। ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, उनके साथ हम लोग थे, नीतीश जी थे, उनके साथ हम लोग थे, वो नेता थे। जॉर्ज साहब, बिल्कुल आप तो जानते हैं जॉर्ज साहब को, कि जॉर्ज साहब बिना प्रेस का कुर्ता पहनते थे।
अब तो सोने की सिकड़ी, सोने का की घड़ी, ये समाजवादियों की पहचान है। कैसे लड़ेंगे आप सरकार से? नेताओं का भाव हो गया है, पूंजीपतियों का दबदबा बन गया है राजनीति में। ये कृषि प्रधान देश है हमारा, और ये जहां हम बैठेंगे हैं ये भी कृषि प्रधान ही क्षेत्र है। कृषि को लेकर अब तक की सरकारों ने, केवल एक पार्टी की सरकार नहीं या समय समय पर सरकार, जो आजादी के बाद से लेके अब तक की सरकारों ने, आप भी बड़े किसान हैं, आपको क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में किसी सरकार ने कोई अच्छा काम किया है? नहीं, किसी सब हमेशा जो है किसी भी सरकार ने किसानों को किसानी नहीं करने दी, किसानों को किसानी नहीं करने दी। देखें, एक सरकार का दोष नहीं दिया जा सकता है। किसान का बेटा खुद अपने को किसान का बेटा कहलाने में अपमान महसूस करता है। जो रियल है, पहले आप जान लें किसान की दशा क्या है, जैसे ऊपर से आदमी समझता है। किसान को साफ सुथरा देखना, मजबूत देखना ही नहीं लोग चाहते उनको। आप तो प्रेस से हैं और राइटर हैं, लिखने वाले लोग हैं, आप भी अगर सोच बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल बड़ा दांत, धंसी आंखें, चेहरा जो है धंसा हुआ, ऐसा किसान के रूप को आप अपने अखबारों में कार्टून बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान के लिए सम्मान के दृष्टिकोण से सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह, देवगौड़ा और लाल बहादुर शास्त्री के अलावा किसी ने जान नहीं फूकी किसानों के लिए। और किसान को बिल्कुल आर्थिक रूप से असमानता समाज में होता गया, और आज किसान इतनी बुरी हालत में है कि उसके अपने बच्चे बच्चियों की शादी भी करना उनके लिए बहुत ही कठिन महसूस होता है। अपने पुश्तैनी मकान में चूना भी लगवाना, रंग पुतवाना, उसे सजाना, ये भी उसके जीवन का एक कठिन काम हो गया है। आपने सही कहा, किसानों के जो कार्टून बनता है ऐसे ही बनता है, फोटो भी खींची जाती है सूखे वगैरह की, तो उसी टाइप की फोटो प्रकाशित होती हैं। और माचिस, किसान माचिस आती है, उस पर जो फोटो लगी होती है, हम 60 साल के हो गए, जब छोटे थे तो वैसी फोटो थी किसान की, और आज भी वही फोटो है। इसका मतलब यह है कि किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो क्या इस बार के चुनाव में आप लोग समर्थन मूल्य, बेचने की आजादी, आज चीजों को लेके कुछ मुद्दा बना रहे हैं कि नहीं, जो हमको इसकी गारंटी देगा उसी को वोट देंगे, मतदान करेंगे, कि हम कहीं भी ले जाके बेचेंगे? सबसे या पड़ोस के राज्य में 300 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 200 रुपए ज्यादा कहीं मिल रहा है, कहीं 500 रुपए ज्यादा बोनस मिल रहा है MSP के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश के किसान क्या सौतेले बेटे हैं? इस पर आप लोग क्या विमर्श कर रहे हैं? यहाँ के किसान क्या विमर्श करेगा? किसान की स्थिति आज बेहोश की हालत में है। किसान अपने विषय में सोचने की क्षमता नहीं रखता। किसान बिल्कुल सोच रहा है कि हम तो 1 बीघे जमीन बेच के अपने बच्चे को किसी तरीके से इंजीनियरिंग, डॉक्टर पढ़ा दें। किसान तो पलायन कर रहा है। किसान इन स्थितियों में आज नहीं रह गया है कि वो स्वयं अपनी जिंदगी के विषय में सोचे। वो बिल्कुल इस कारोबार को छोड़ना चाहता है। जहाँ तक सरकारें आती हैं जाती हैं, और हर सरकार किसान का ही नाम लेती है, गरीब का नाम लेती है, नौजवान का नाम लेती है। हमारे समझ में नहीं आता कि आज जो आर्थिक स्थिति है किसान की, अब आप स्वामीनाथन कमेटी की बात करें तो स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल गया। इसीलिए मिला कि उन्होंने किसानों के लिए आयोग बनाया, आयोग में अच्छा चीज लिखे और किसानों के हित की बात की। तो क्या स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया गया? आप सोचें, आज प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, जो भी हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सोचने वाले लोग हैं, विचारक हैं, किसानों के हित में लोग बात करते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आज गेहूं बेचा है आदमी व्यापारी को चंदौली का, और गेहूं रामनगर के लिए चल रहा था, रास्ते में जो है उसे रोक लिया गया अधिकारियों के द्वारा और कहा गया कि गेहूं व्यापारी का है, नहीं जाने देंगे। तो अब तो सरकार को सोचना है कि जो सरकार कानून बना रही थी वो कहे कि बताओ किस किसान का है, वो किसान का कागज ले आओ, तब गेहूं मैं जाने दूंगा जी। तो अब तो सरकार को सोचना है कि सरकार जो 3 नियम बना रही थी उसमें कह रही थी कि किसान हो या व्यापारी हो, माल को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी ले जाके बेच सकता है। भंडारण की सीमा खत्म, भंडारण की सीमा खत्म कर दी, कंटेक्ट खेती लागू करने लगे। तो क्या ये सब चीजें काल्पनिक थी? और स्वामीनाथन कमेटी अगर लागू करेंगे
तो बिल्कुल अब हम जो है काम करते हैं खेती में, हमारा तो निर्धारण नहीं है। हम अगर अपने खेत पे मोटरसाइकिल से प्रत्येक किसान चला जाता है, लूना से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, वो पेट्रोल का दाम तो उसमें नहीं जुड़ा हुआ है सुपरविजन। हम अपने घर में खाना खाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इसका तो नहीं है। डीए बढ़ता जाता है। आप सन 77 की बात करें, सन 77 में सोना का भाव था, आज आप कहते पेट्रोल क्या भाव था और गेहूं क्या भाव था। अगर उस इकोनॉमी को आज की इकोनॉमी में सेट कर दीजिए, किसान खुशी है। क्यों सब्सिडी की हमें आवश्यकता है? किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद हुआ था तो क्या किसानों को सब्सिडी दी गई थी? कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी। लेकिन एक वर्ग, यही किसान वर्ग है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसी योजनाओं को लागू होने के बाद देश को आत्मनिर्भर बना दिया। दूध के क्षेत्र में पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 है भाई। आप जाने ना, डॉक्टर बी कुरियन साहब का योगदान है और उन्हें भारत रत्न इसके लिए मिला। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने उन्हें भारत रत्न दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि किसान ने ये काम किया है। किसान को लेकिन उस किसान ने ये काम करने का से प्रतिफल का मिला कि खुद किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, अध्यापक अपने बच्चे को अध्यापक बनाना चाहता है, नेता अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता है, अपनी सीट पे लड़ाता है। लेकिन किसान अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनाना चाहता है। अगर ये हमारी बात सत्य है तो आप स्वयं समझ लीजिए कि कोई किसान अपने बेटे को कहेगा किसान कि आप खेती करो। कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे चलाओगे हल जोतोगे घर पे आके, ये कहावत कहते हैं लोग। जी, आजादी के बाद से आज तक किसानों के लिए, जैसा कि नवल सिंह ने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार ने संतोषजनक कार्य नहीं किया। क्या इस बार विपक्ष के लोग इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? आप लोग का क्या आकलन है? आप लोगों के बीच आते होंगे नेता लोग। नहीं, ये किसान के मुद्दे को खुद किसान नहीं वो कर पा रहा है। जी, विपक्ष भी किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कहाँ लड़ रहा है? पंजाब के किसान आते हैं लड़ने तो उन्हें उग्रवादी आतंकवादी कहा जाता है। वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो पुलिस के आदमी सरकार आती है, इनको कहती है जितने किसान नेता उनको बनती। तो आखिर सारे लोग किसान जाएंगे, अगर आप आंदोलन करने से मना करेंगे, किसान को अपनी मांग के लिए मना करेंगे, तो आखिर किसान करेगा क्या? एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू की तरह किसान अपने खेत की बाउंड्री में रहे। अभी 22 अप्रैल को पूरी दुनिया ने पृथ्वी दिवस मनाया। पृथ्वी बचाने की सौगंध ली, कस्में खाई, संकल्प लिया। जलवायु परिवर्तन से का बहुत बड़ा असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। इधर के हाल के वर्षों में नवल जी, इस क्षेत्र में भी बारिश कम हुई है। इसका आप बहुत अध्ययन करते रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, इस क्षेत्र के पर्टिकुलर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है और ओनली वन अर्थ का कोई विकल्प नहीं है। जमीन का कोई विकल्प है ना? तख्ते का विकल्प बेड हो सकता है, कुर्सी का विकल्प सोफा हो सकता है, ये जमीन का विकल्प कुछ नहीं। जिस दिन जमीन हमारी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन यहां से सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। सबको पता है, हम अपनी जिंदगी के मौत के विषय में सबको पता है कि अगर इस धरती पे जिस दिन वनस्पति समाप्त हो जाए, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए, तो जो है जीव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जीव सब समाप्त हो जाए, पेड़ पौधे रहें तो जीव पैदा हो जाएंगे। तो जो आज जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है, जो लोगों के विचार हैं, इतना तेजी से बेतरतीब पेड़ पौधों की कटाई चल रही है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। आप जो है प्रदूषण के नाम पर भी एक तरफा सोचते हैं। किसान अपना खेत अगर फूंक दिया तो उससे प्रदूषण हो जाता है, उसे दिल्ली नहीं दिखाई देती है। इतने जहाज चलते हैं, इतनी ट्रेनें चलती हैं, इतने बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, इतने ईंट के भट्ठे चलते हैं, इतना धुआं होता है,
उद्योग विभाग जितना धुआं करता है उसका कुछ नहीं। आप समझिए एक बहुत छोटा सा अंश किसान के द्वारा, लेकिन किसान पेड़ भी तो लगाता है, किसान अपने जो है वातावरण को सुरक्षित भी तो रखता है। हम गांव में पेड़ लगाते हैं, हम गांव में पानी को साफ रखते हैं। पानी गंदा कौन करता है? पानी गंदा करते हैं उद्योग जी। और पृथ्वी के विषय में जो नहीं सोचेगा, मैं आपको बताऊं, धर्मों की लड़ाई में हम तो कहते हैं कि अगर आप सोचें कि पेड़ लगाने की जहां तक बात की जाए तो पेड़ लगाना तो प्रत्येक धर्म की बात है, यहाँ तो कोई सांप्रदायिकता है। हिंदू धर्म में बृहस्पति को केला का पूजा होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पीपल और बरगद के में देखा जाता है, आंवले का वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, मलोश्री का वृक्ष हमारे लिए जो है औषध का है, पारिजाता स्वर्ग से आया है। हमारे तमाम वृक्षों की मैं पूजा करता रहता हूँ हर समय, समझिए। इसी तरीके से ईसाइयों में है, ईसाई धर्म में भी है। 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाते हैं, क्रिसमस प्लांट की ही पूजा करते हैं। आप मुस्लिम धर्म में देखिए, उनके उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप 5 खजूर के कोपलों को लगा दें तो सीधे जन्नत को चले जाएंगे। तो ऐसा है, इन सब चीजों का प्रचार प्रसार, लोगों के अंदर भाव पैदा किया जाना चाहिए। ऐसी बैठकें हों, ऐसे सेमिनार हों जहां आदमी को भावात्मक लगाव हो। चुनाव के समय इतना बड़ा मुद्दा है कि हो सकता है 100-200 साल बाद पृथ्वी इतने संकट में है कि 100-200 साल बाद फिर कुछ पैदा ही ना हो, हम लोग भी न रहें, इसके चलते प्रलय की स्थिति हो जाएगी। तो चुनाव में इस तरह का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये क्यों नहीं उठ रहा है? सबसे बड़े मुद्दे नहीं उठते चुनाव में। मैंने बताया जो जिन मुद्दों को आपने उठाया है उसमें ओनली वन अर्थ मैंने बता दिया। किसी को पता नहीं, बहुत 100 आदमी से 2-4 आदमी पढ़े होंगे तो बताएंगे कि पृथ्वी का विकल्प कुछ नहीं, किसान का विकल्प कुछ नहीं। अगर किसान का विकल्प क्या आप गेहूं बना देंगे, आर्टिफिशियल गेहूं? मैं तो मोबाइल पर देखता हूं कभी कि चीन से आर्टिफिशियल चावल आ गया। कहीं आप खाना जो है आर्टिफिशियल बना लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार मेन मुद्दों से, चाहे जो भी सरकार हो, आज चुनाव के समय में किसी सरकार का दोष देना, यही समझ लेंगे लोग कि चुनाव की मैं मकसद से आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन किसी भी सरकार ने मानवीय जो है जीवन के रक्षकों के ऊपर, रक्षा के ऊपर कोई विचार नहीं किया। न स्वास्थ्य पर विचार किया, न पर्यावरण पर विचार किया, उसके ऐसा कोई विचार नहीं है। आप विकास के नाम पर जंगल काट रहे हैं। तमाम बड़े बड़े हमारे जो है पर्यावरण लोग जो है अनशन धरना प्रदर्शन करें, कोई मतलब नहीं है। आप जब किसान जगा है, ठीक है, थोड़ा दमन हुआ है, लेकिन बाद में सरकार झुकी है। पहले तो हर सरकार दमन का ही रवैया अपनाती है, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर झुकती है, जब उसको अपना नफा नुकसान पता चलता है तब। आज कल जैसे हाईवे बन रहे हैं, ये हमारे बगल में है वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, इस पर बड़े बड़े पेड़ थे, सब कट गए। ये हनुमना वाला जो हाईवे है NH7, उस पर भी बड़े बड़े पेड़ थे, कट गए। अभी पड़ाव से मुगल सराय तक जितने पेड़ थे वो साफ हो गए। किसानों की तरफ से क्या ये मांग सरकार तक या जो देश के कर्ता धर्ता लोग हैं उन तक पहुंचाने की कभी कोशिश की जाएगी कि जब तकनीक आ गई है पेड़ों को शिफ्ट करने की, बड़े बड़े पेड़ भी अब उठा के यहाँ से वहाँ रखे जा सकते हैं, ठीक है, उसमें 10%, 20%, 30% का लाभ होगा, लेकिन 70% या ज़्यादा 50% तो उसमें पकड़ लेंगे। क्या इस तरह की डिमांड जाएगी? सरकार कान के पास घंटी बजाएंगे किसान कि इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है, पूरी मानवता खतरे में है, धरती खतरे में है, पेड़ों को शिफ्ट किया जाए काटने के बजाय? ये एजेंडा तो पीछे रह गया है ना। अभी तो धार्मिक एजेंडा चल रहा है, सांप्रदायिक एजेंडा चल रहा है, कौन धर्मनिरपेक्ष है, कौन समाजवाद है, इसका एजेंडा चल रहा है। कहाँ व्यक्ति से जुड़ा एजेंडा, वातावरण से जुड़ा एजेंडा चलेगा? चलेगा मंगलसूत्र का एजेंडा चल रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र किसका कौन ले जा रहा है, तो मंगलसूत्र तो छोटी चीज है जिसमें वातावरण में ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा तो न कोई व्यक्ति रह जाएगा, न धर्म रह जाएगा। तो वहां तक तो सोच या सोचते हों लोग, या तो सस्ती जीत के लिए अपने पदों के कायम रखने के लिए इस तरीके का
कुछ कह रहे हैं, हमारे तो समझ में बात नहीं आती है। बड़े विद्वान लोग हैं जिन्हें जनता, जनतंत्र में जिन्हें जनता चुनती है वही सबसे बलशाली होता है। और एक जादूगर जैसे गांव में आता है और जादू दिखाता है, भीड़ जुटती है, सच में वो तो लड़का गायब करके कबूतर निकाल दिया। मेरे भी समझ में नहीं आया। कभी हमने देखा था कि गांव में हमें बताया गया कि वहाँ अंग्रेजी दूध पी रहे हैं, हम भी दूध पिलाने लगे, तो हमको भी लगा दूध पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे गुरुजी माननीय ज्योतिनाथ सिंह ने एक चीज ऐसा भर दिया था कि ये दूसरे की कही हुई चीज को हमें मानने नहीं। अगर वो दूध पी भी रहे हैं तब भी मैं कहना दूध नहीं पी रहे हैं, ये बगल से गिर रहा है। तो कभी पूरा समाज मोहनुचवा को, बल्कि आपके मिर्जापुर जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी थे कोई, उन्होंने हाँ जो हो अपने उन्होंने देख लिया मोहनुचवा को। तो जिस देश के अंदर इस तरीके के भाव है, अभी शिक्षा का इस तरीके से विकास नहीं हुआ, तो अब सब लोग मजबूती से इस चीज़ को उठाएं, बात करें तब तो कुछ संभव है। नहीं तो ऐसे ही है लोग, बहुत लोग हमारे जैसे लोग हैं, हर गांव में हैं, सोचते हैं, लेकिन सोच के करेंगे क्या? सोच के कुछ करना तो अब एजेंडा ही नहीं है वो। साथियों, आपने सुना नवल जी को, धीरज जी को, राजनाथ जी को, इंद्रजीत जी को, संजय जी को और पारसपाल जी को। चुनाव के समय जो मेन मुद्दा है वही गायब है। उसको लेकर न जनता जागरूक है और न नेता। इस समय मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, धर्म, यही सब मुद्दे उछालकर वोट हथियाने की कोशिश की जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। यहाँ तक कि अपने घोषणा पत्र में भी जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उस पर ठीक से चर्चा नहीं। किसी एक पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने घोषणा पत्र में थोड़ा सा लिखा है, लेकिन जब से चुनाव प्रचार अभियान पहले चरण से लेकर अब तक दूसरा चरण का चुनाव, कल वोटिंग होगी, अभी तक उसने अपने मंच से इस मुद्दे को नहीं उठाया। कागज में लिख के डाल दिया है, कितने लोग पढ़े होंगे, कितने लोग नहीं पढ़े होंगे। लेकिन हम कब जागेंगे, ये सोचने की बात है। इसीलिए आज का जो ये मंथन हुआ, ये मंठा पर मंथन हुआ, और ये मंठा कहीं बाजार से नहीं आया था। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं राहुल किशोर जी, इनकी एक गौरी डेयरी भी है, दुग्धशाला है, घर का बना हुआ माठा है, 40-50 गायें हैं, और ये प्रतिदिन या पर ब्यात प्रति गाय में के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, कि एक गाय पूरे अपने सीजन भर कितना दूध देती, उसमें भी नंबर 1 पर जिले में आए हुए हैं। इनको इसका पुरस्कार भी मिला हुआ है। आप लोग विचार करिए कि हम रहेंगे तब राजनीति रहेगी, कि राजनीति रहेगी तब हम रहेंगे। सोचने की बात यही है। और रही चंदौली जिले के इस चकिया विधानसभा क्षेत्र की, जो सोनभद्र राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ के लोग मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल जी के कार्यों से बेहद नाराज हैं। आगे आपका निर्णय जो होगा वही स्वीकार होगा, चुनाव आयोग उसी को मान्यता देगा। आज बस इतना ही मंठा पर मंथन में। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। एक निवेदन ये है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो उसे बेल आइकन दबा लें, ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। प्रणाम।